गांव में एक ऐसा रस्म था जिससे लड़कियां डर के मारे कांपती थीं। हम बांग्लादेश में रहते थे। हमारा एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफ़ी दूर था। और वहाँ पर एक ऐसा रस्म था जिससे मैं बचपन से देखती आ रही थी। कुएं के पास एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उसमें एकदम घना घोर अंधेरा था। उसमें एक चारपाई थी और उस पर मैं लेटी अपने आंसू बहा रही थी। न जाने ये कैसा रस्म था और लड़कियों पर एक अजीब सा जुल्म था। सभी कुंवारी लड़कियों को इस परीक्षा को देनी पड़ती थी। और रस्म क्यों था? जिस गांव में रहती थी वहाँ एक अजीब सा रस्म था। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी, उस लड़की को अपने पवित्रता को आजमाने के लिए वहाँ एक अजीब सा रस्म था। वहाँ पर गांव से दूर एक कुआं था और उस कुएं के पास ले जाया जाता था और उस लड़की से पानी डोल निकलवाया जाता था। अगर पानी में मिट्टी वाला आता है तो सब समझते लड़की बदचलन है और अब अपवित्र हो चुकी है, यानी कि उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। और उस लड़की को एक ऐसी कठिन परीक्षा देनी पड़ती और उस लड़की से जब तक कोई शादी ना करता, जब तक वह लड़की 7 दिन तक अंधेरे कमरे में ना गुजारती। और अगर डोल में पानी साफ सुथरा आता तो समझ जाते कि लड़की एकदम पवित्र है। तो फिर उस लड़की की शादी बड़े धूमधाम से होती। बचपन से ही ये रस्म देखते आ रही थी। एक सुनसान जगह पर वह कुआं बना हुआ था और उसके पास बस एक ही कमरा था जहां उस लड़की को रहना पड़ता, जो कुएं के गंदे पानी की वजह से वहां पर कैद कर दी जाती। वहाँ पर खाना पीना रख दिया जाता। जब छोटी थी मैंने अपनी चाची की बेटी की शादी तय हो गई थी तो उसका पहली बार पानी मैला निकला था। सबसे लोगों ने पहले तो मेरी चाची की बेटी को खूब बुरा भला कहा, कैरेक्टर लेस लड़की कहा और बेचारी रोती रही, बिलखती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, नहीं है। पर उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। किसी ने सबको उस कुएं के पानी पर यकीन था। कहते थे कि ये कुआं बिल्कुल पवित्र है और पवित्र लड़की के बारे में सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आती थी, लेकिन मेरी उस बहन को उस कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया कि उस 7 दिनों में वह बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। वहाँ एक भगवान की मूर्ति रख दी जाती थी ताकि उस मूर्ति के सामने वह अपने पापों का प्रायश्चित कर पाए और वह बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। 7 दिन बाद जब मेरी बहन कमरे से बाहर निकली तो उसकी रौनक बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, क्योंकि उसने उस कमरे में रोती बिलखती रही और उसने खाना तक नहीं खाया था। उसकी वजह से उसकी सेहत बिल्कुल घट चुकी थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। उसने एक शब्द भी किसी से कुछ नहीं बोला। उसे फिर दोबारा से उस कुएं पर ले जाया गया। फिर से उससे डोल भरवाया गया। पानी इस बार बिल्कुल साफ था। फिर उसकी शादी की तारीख रख दी गई, लेकिन शादी से थोड़े दिन पहले ही वो मर गई थी। मरते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। सब कह रहे थे कि उसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त 10 साल की थी। मुझे अपनी चाची की बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसके मरने में मैं बहुत रोई थी और आज मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था। मुझे नहीं पता कि पानी मैला क्यों आया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पूरा कमरा बंद था। एक खिड़की तक वहाँ नहीं थी। उस कमरे में कहीं से भी एक किरण की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। जब रात हुई तो वहाँ बिल्कुल सुनसान जगह थी। वहाँ काफ़ी जंगल भी था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई जंगली जानवर आकर मेरा दरवाज़ा तोड़ दे और मुझ पर हमला ना कर दे। इस सोच में मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया था। मैं चारपाई से उठ कर बैठ गई। फिर मुझे अपनी बहन का चेहरा आंखों में घूमने लगा। क्या सुर्ख सफ़ेद रंग हुआ करती थी। एक बार कोई उसे देख लेता तो अपना नज़र हटाना भूल जाता। लेकिन उस कमरे में 7 दिन के बाद जब वह बाहर निकली थी, बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी अब और बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। उस कमरे का दरवाज़ा लोहे का और मजबूत था।
जिसे खोलना किसी औरत की बस की बात नहीं थी। खाने के नाम पर कटोरी उठाई तो उस कटोरी में फल के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे अपनी बहन का ख्याल आने लगा। शायद वह इसी वजह से इतनी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वहाँ 2-3 फल के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर मुझे ऐसा ख्याल आने लगा कि शायद मैं भी इस कमरे में वही हाल होगा जो मेरी बहन का हुआ था। मैंने पूरे कमरे में स्विच का बटन ढूंढ लिया, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर बेबसी से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ ही देर मुझे वहाँ बैठे हुआ था कि मुझे कुछ आहटों की आवाज़ आने लगी। मेरे तो डर के मारे जैसे मेरी मौत हो जाएगी, इस तरह का हालत हो गया। और बाहर जंगली कुत्ते का भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। उसमें तूफान और बारिशों की बौछारें शुरू हो गई थीं और बड़ी तेज़ तेज़ से बिजलियाँ चमकने लगी। लेकिन फिर भी कमरे में ना बिजली की रोशनी आ रही थी और ना मुझे कुछ वहाँ दिखाई दे रहा था। जो साथ दे रहा था वो सिर्फ मेरे कान ही थे। जब बिजलियाँ गरजती तो मुझे लगता जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। तेज़ बारिश की आवाज़ सुनकर मेरा दिल अब जवाब देने लगा था। मैं रोने लगी थी। मुझे फिर से मेरी बहन याद आने लगी। यकीनन वह भी इसी डर के वजह से और अकेलेपन की वजह से डरती रही होगी। मैंने सोचा रोना से तो कोई हल नहीं होगा। मैंने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी, शायद भगवान मेरी कोई मदद कर जाए। फिर मैं उस कमरे में वॉशरूम ढूंढने लगी और मैं उसके अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर एक खिड़की खुली। मुझे वो बहुत हैरानी हुई, जबकि कमरे में कोई खिड़की नहीं थी तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती थी। लेकिन जैसे मैंने उस खिड़की के बाहर आने वाले आदमी को देखा तो मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। हम लोग मिडिल क्लास के थे और हमारा खेती का काम था, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक़ था। मैंने अपने गांव में 12वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। पहले तो मैंने अपने पापा को बहुत प्यार से मनाया। जब वह नहीं माने तो मैं उनसे नाराज़ हो गई। फिर खाना पीना तक छोड़ दिया। मुझे पढ़ने का जैसे जुनून सवार था, लेकिन मेरे पापा को ये डर था। उन्होंने सुन रखा था कि लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो अपने मन का करने लगती हैं। इस वजह से मेरे पापा ने मुझे सख्ती से पढ़ाई करने का मना कर दिया था। मैं भी बहुत जिद्दी और मैंने अपने पापा को आखिरकार पढ़ने के लिए मना ही लिया। पर मेरे पापा ने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हारी शादी जहाँ करूँगा तुम्हें वहीं करना पड़ेगा, तब मैं पढ़ने दूँगा। अपने पापा की शर्त खुशी खुशी मान ली। गांव में तो कोई कॉलेज था ही नहीं, इसलिए मैं शहर चली गई और वहाँ पर हॉस्टल में रहने लगी। 15-15 दिन बाद मैं गांव आती थी। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली, फिर मैं गांव की तरफ लौटी। फिर मेरे पापा ने जल्दी से मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई थी। मेरे पापा कहने लगे, निशा तुम्हारी 1 हफ्ते बाद शादी है। मैंने अपना वादा निभाया है और तुम अपना वादा निभाओगी और तुम शादी के मामले में कोई सवाल मुझसे नहीं पूछोगी। अब क्या था, मेरी जुबान को तो ताला पहले ही लग गया था, इसलिए मैं चुप सी हो गई। वह कौन था और वह कैसा था जिससे मेरी शादी हो रही थी? मुझे कुछ भी पूछने का भी हक नहीं था, इसलिए मैंने अब चुप्पी मार ली थी। फिर मेरे दिल में पहले से ऐसा कोई जज्बा किसी के लिए नहीं था, इसलिए जो मेरे पापा की पसंद थी मुझे दिल से कबूल थी। मैं जानती थी कि मेरे पापा मुंह से निकली एक भी शब्द मेरे खानदान में बातें होने लगेंगी कि बेटी के ग्रेजुएशन क्या कर लिया है कि माँ बाप के सामने जुबानें चलाने लगी है। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन पापा की हालत देखकर मुझे बहुत शक होने लगा था। वे घबराए हुए थे, मुझे देखकर आंखों में आंसू लिए हुए थे। जब मैं नहीं देखती तो अपने आंसू पोंछने लगते, अपनी आंखों को रगड़ने लगते, बार बार मेरे सर पर हाथ रख कर कहते, भगवान तुझे बुरी नसीबों से बचाए। कभी अपने सीने से मुझे लगाते तो शायद मैं 2 भाइयों के बाद हुई थी और मेरे बाद उनकी कोई और बेटी नहीं थी। मैं इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पापा ज़्यादा उदास हो रहे थे। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगी, मेरे पापा की घबराहट बढ़ने लगी थी। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले मेरे माँ
मेरे कमरे में आई। जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा मैं सुनकर बिल्कुल घबरा सी गई। मम्मी कहने लगी कि निशा, कल तुम्हें पवित्र कुएं के पास जाना होगा। देखो तो 4 साल शहर के हॉस्टल में रहकर आई हो, मुझे बता दो कि कहीं अपने पापा की इज्जत की अर्थी तो नहीं निकाल दिया। कल सबके सामने तेरी पवित्रता का परीक्षा है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे पापा तो जीते जी मर जाएंगे। ये कहकर मेरी मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कहा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हॉस्टल में सिर्फ अपनी पढ़ाई के मतलब से गई थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप फिक्र ना करें, पापा की इज्जत पर खरोच भी नहीं आने दूंगी। मेरी बात पर मम्मी को थोड़ा सा सब्र तो हुआ। इतनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी इस कुएं की कहानी मेरे समझ से बाहर थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कुएं के पानी गंदा और साफ से लड़की का कैरेक्टर को भांपा जाना। कभी मिट्टी बिल्कुल सतह पर बैठ जाती है तो पानी साफ होता है, फिर उससे किसी लड़की के कैरेक्टर को कैसे भांपा जाता है। लेकिन मेरे दिल में तो बिल्कुल इत्मीनान था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब कुएं के मटियाले रंग के पानी ने मुझे कैरेक्टर लेस लड़की साबित कर दिया। मैं तो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। मेरे होश हवास बिल्कुल गुम हो गए थे। मैंने सबसे बहुत कहा कि ये कुआं बिल्कुल झूठा है, मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है जो मेरे पापा को बदनामी उठानी पड़ेगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लो। अब तो तरक्की हो चुकी है, तुम ऐसे बेहुदा रस्म को मनाना छोड़ दो। पर मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी और मुझ पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। फिर मेरे साथ भी वही सब हुआ जो मेरी चाची के लड़की के साथ हुआ था। उस सुनसान वीरान जंगलों में कमरे में मुझे बंद कर दिया। मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई थी जैसे एक मुर्दे की हो गई हो। वह एकदम ज़मीन पर बैठ गए जैसे मैंने सच में कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। मुझ पर लोगों बहुत बुरे बुरे कमेंट किए। पापा से मेरे बारे में कहने लगे, देखो लो तुम्हारी बेटी ने क्या गुल खिलाया है। हम लोगों ने कहा भी था कि अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए मत भेजो। देखो तुम्हारी इज्जत को कैसे मिट्टी में मिला कर आई है। तेरी बेटी ने तेरी सर की पगड़ी पैरों तले रोन दिया है। मैंने अपने पापा के सामने बैठकर रोती रही, बिलखती रही कि पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लो। लेकिन सब लोगों को उस पवित्र कुएं की सच्चाई पर यकीन था, जिसका झूठा होने की मैं कसम खा सकती थी। भला अपने कैरेक्टर के बारे में मुझसे अच्छा और कौन जान सकता था। मुझे उस कमरे में बंद कर दिया गया। वॉशरूम की खिड़की पर एक आदमी की हाथ देखकर मैं बेहोश हो गई। जल्दी ही मुझे होश आ गया था। वॉशरूम से बाहर निकल गई और वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी, ये क्या माजरा था। एक सुनसान बियाबान जंगल में एक कमरा ही तो था, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। फिर जब कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और वॉशरूम गई तो वहाँ पर भी मुझे कोई खिड़की नज़र नहीं आ रही थी। फिर वह खिड़की अचानक से कहाँ से आ गई और एक आदमी का हाथ। कुछ ही देर बाद जब वॉशरूम के अंदर से दरवाजे पर कोई आदमी मेरे कमरे में आया तो जैसे लगा मेरा कलेजा फट के मेरे हाथ में आ जाएगा। मैं इस तरह डर गई थी जैसे अब मेरी की तब मरी। वॉशरूम का दरवाज़ा भी लोहे का था। बहुत ज़ोर से धड़ धड़ आवाज़ें आई, लेकिन डर के मारे एक कोने में छुप कर बैठी रही। दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बस दरवाज़ा ही खटखटा रहा। फिर कुछ देर बाद मैं चुप रही। न जाने रोते रोते कब मेरी आँख लग गई। सुबह उठकर भी जब मुझे रात का ख्याल आया तो मुझे डर लगने लगा। पूरा दिन मैं डर की हालात में गुजर रहा था। भूख से जब मैं बेहाल होने लगी तो मैंने कमरे में जो फल रखे हुए थे उसे खाना शुरू कर दिया था। रात को फिर से दरवाज़ा बजने लगा, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उससे अगली सुबह मैंने ये सोचा कि आज मैं वॉशरूम का अंदर से अच्छे से चेक कर लूँगी। मैंने दिन में ही वॉशरूम को खूब अच्छे से चेक कर लिया। जहाँ से खिड़की खुली थी वहाँ दिन में देखने में दीवार जैसी लग रही थी।
मैंने जब उस पर हाथ फेरा तो वह सिर्फ देखने में दीवार थी जैसी थी, लेकिन वह जगह लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धकेला, फिर कुछ जोर लगाने पर वह खिड़की खुल गई थी। मैंने अंदर झांका। अंदर झांक कर देखा तो वह एक पतली सी बंद गली थी जिसकी छत बंद थी और गली में भी अंधेरा सा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था, लेकिन मैं उस खिड़की के तरफ से उस गली में उतर गई। मुझे कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। मैं वहां से निकल गई। वह गली बहुत ही पतली थी, सिर्फ 2 ही आदमी मुश्किल से उसमें चल सकते थे। डरते डरते आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, उस गली में थोड़ी सी रोशनी होने लगी थी। गली की छत पर गोल गोल सुराख थे जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रहे थे। मैंने चलती चलती जा रही थी। सामने एक दीवार थी जिससे रास्ता बंद हो चुका था। चल चल कर मैं थक चुकी थी। काफ़ी लंबा रास्ता था। सामने दीवार देखकर मेरा जी चाह रहा था मैं कि फूट फूट रो रही हूँ। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी, मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ऊपर लोहे का चौकोर सा ढक्कन था, जैसे सड़कों पर गटर का ढक्कन बना हुआ होता है। वहाँ एक मोटा सा पाइप भी था। मैं पाइप के तरफ से ऊपर लोहे का ढक्कन बाहर की तरफ धकेला। जब बाहर निकली तो सामने जो आदमी नज़र आया, उसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो हमारे गांव का चौधरी बहुत रहमदिल आदमी था। गांव वालों की मदद करता रहता था। यहाँ तक कि गांव के घर वालों में जा जा कर मदद करता था। यहाँ तक कि गांव के घरों में जा जा कर ज़रूरतमंदों को चुपचाप पैसे पकड़ा कर आता था। किसी लड़की की शादी होती तो वहाँ खर्चा अपने जेब से करता रहता था। कहता अब ये सब मेरी बेटियाँ हैं, इसलिए गांव की कोई भी लड़की उससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वह हमारे बाप की उम्र से भी बड़ा था। फिर हमारे सर के ऊपर बाप की तरह प्यार देता था। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लोग उसे अपना माई बाप समझते थे। उसके बड़े से महल में कई बार जा चुकी थी। उसकी बेटी मेरे ही साथ ग्रेजुएशन करी थी और मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी। लेकिन वह अमीर थी, इसलिए हॉस्टल में उसका कमरा उसके हिसाब से था। मैं गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए मैंने छोटा सा कमरा ले रखा था। लेकिन सरपंच की लड़की में गरूर नाम का कोई चीज़ भी नहीं था। जब भी मुझे गांव जाना होता, वह अपनी गाड़ी में मुझे बिठाकर गांव ले आती। मुझे कहती, निशा मेरे साथ ही चलो, गांव पहुंचकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। लेकिन मैं मना कर देती थी कि मुझे पापा लेने आएंगे, उन्हीं के साथ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर सरपंच अंकल बोलते कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा तुम मेरे साथ आई हो। वह अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी बेटी को लेने आते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती और मुझे घर तक छोड़ देते और मेरे पापा को कहते ये मेरे साथ आई है। मेरे पापा उनका धन्यवाद करते नहीं थकते थे। कई बार पढ़ाई के सिलसिले में अपने पापा के साथ उस सरपंच साहब के महल में गई थी। उनकी बेटी मेरी उम्र की थी, तो अक्सर कभी मुझे कुछ पूछना होता तो मैं पापा के साथ चली जाती थी। आज वे लोहे का ढक्कन उठाकर उनके महल का पिछला हिस्सा देखकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हुआ था। मैं अपने मसीहा के पास पहुंच गई थी। यकीनन ये मेरी मदद जरूर करेंगे। जिस कदर वे नरम दिल आदमी थे, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि मैं भागकर अगले हिस्से में जाती, एकदम मेरे पैर वहीं पर जम से गए। मेरे दिमाग में मुझ पर काबू पाया था कि अगर वही मेरे मसीहा हैं तो उस कमरे का रास्ता उनके घर तक कैसे पहुंच रहा है, जिस कमरे को एक सुनसान सी जगह पर बनाया गया है। वहां पर पिछले हिस्से में बाग सा बना हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। मैं वहां मौजूद पेड़ की आड़ में छुप गई। मुझे खतरे की घंटी का एहसास हो गया था। रात तक मैं वहीं बैठी रही। रात को जब अंधेरा हो गया तो वहीं सरपंच वहां अपने 2 नौकरों के साथ उसी लोहे के ढक्कन के पास खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा सा ढका हुआ था। अपने एक नौकर से कहने लगा, आज अगर वह लड़की दरवाज़ा न खोली तो दरवाज़ा तोड़ देना। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि इंसानी रूप में ये किसी
भेड़िए से कम नहीं है। अब मेरा दिल ये घबरा रहा था कि मुझे कमरे में ना पाकर समझ जाएगा कि मैं उसके घर में ही हूँ। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्दी जल्दी उस घर से निकलना था, मगर कैसे? वह सरपंच ये कहकर जा चुका था। मैं इतने पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ बिना सोचे समझे कूद गई। दूसरी तरफ नरम गीली मिट्टी का ढेर था, इसलिए मुझे चोट नहीं आई थी। मैं अंधाधुंध भाग रही थी, नहीं जानती थी कि मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी। गांव वालों के सामने उस पवित्र कुएं का असली रूप दिखाना था, जिसे लोगों के दिल में से गलतफहमी को हटाना था। मेरी बहन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, अब ये भेद मुझ पर खुल गया था। वह क्यों मर गई थी? यकीनन वह जहर खाकर अपनी जान उसने ले ली थी। मैं भी अपनी चाची की बेटी की तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल में उस सरपंच का बहुत इज्जत था। मैं उसको बिल्कुल अपने बाप के जैसा मानती थी, इसलिए उसकी गलत इरादों को अपनी भनक भी ना पड़ने दी। ये सारा खेल उसी सरपंच का रचा हुआ था। वह एक पानी के कुएं में भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया था, जो दिन में गांव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बनकर उनके घरों में जाता था। उनकी लड़कियों को देख सके, उनमें से जो उसे अच्छी लगती उसे कुएं के जरिए उसे गलत कैरेक्टर साबित करके उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। कमरे में बंद करके उसने अपने गलत इरादे पूरे करता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस तरफ भाग रही हूँ वह उसकी मंजिल क्या है, ये कहाँ ख़त्म होगा। लेकिन मैं भाग भाग कर हाँफने लगी थी। अचानक से एक जीप के सामने तेजी से रोशनी में मेरे आंखों पर पड़ी तो मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी। मैं भाग भाग कर अब थक सी गई थी। वह जीप जैसे मेरे सामने रुक गई। मैं गिर कर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया मैं एक हॉस्पिटल में थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मेरी आंखों के सामने देखकर मेरी जान सी निकल गई थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते अब मेरी हिचकियाँ बंद हो गई थी। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थी। सामने उसी सरपंच का नौजवान बेटा मौजूद था। वही मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। मैं उसकी जीप से टकराते हुए बची थी। मुझे पता था कि मैं जिस परेशानी से बचकर भागी थी फिर उसी में जाकर फंस जाऊंगी। वह नौजवान मेरे पास आया तो मैं डर के सहम कर पीछे हट गई थी। मुझे कहने लगा, कौन हो तुम? वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं कई बार उसके घर उसकी बहन के पास जा चुकी थी। सरासर तो वह मुझे देख ही चुका था। मुझे ये डर था कि कहीं मुझे पहचान न ले, इसलिए मैंने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन मेरी बुरी किस्मत के वह मुझे पहचान चुका था। वह मुझे मेरे भागने और रोने की वजह पूछने लगा। मैं उसे क्या बताती कि अगर सच बता देती तब भी मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करता तो उसी का बेटा था। भला मेरी बात सुनकर अपने बाप को क्यों गलत समझता? वह मुझसे कहने लगा, अगर मैंने उसे सच नहीं बताया तो वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं पहले ही डरी सहमी हुई थी। उसकी बात सुनकर मैं तो बदहवास हो गई। मैंने सोचा कि मौत तो वैसे भी मेरे चारों तरफ मंडरा रही है, तो बेहतर है कि सच कहकर मर जाऊं। मेरे दिमाग में आने लगा कि मेरी बहन भी इसीलिए जहर खाया होगा, क्योंकि जानती थी कि अगर ये बात खुल गई तो कोई रास्ता नहीं है। मैंने उस नौजवान को सारी सच्चाई बता दी। अपने बाप का नाम सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। मैं जान गई थी कि अब मुझे मरने से सिर्फ भगवान ही के अलावा कोई नहीं बचा सकता। वह बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए मुझे गांव ले जा रहा था। मैं उसकी बहुत मिन्नतें करने लगी कि मेरी जान बख्श दो, लेकिन गाड़ी जहां खड़ी हुई थी वह देखकर मेरी जान निकल गई। कुछ ही देर पहले पुलिस सरपंच को पकड़कर ले जा चुकी थी। उस कुएं की हकीकत सारा गांव जान चुका था। मुझ पर ये राज उस दिन खुला कि सरपंच का बेटा पुलिस में है। जब उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हुई, मुझे लगा वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, अपने बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मुझ पर साबित करेगा। लेकिन जब मैं उसके साथ पुलिस
स्टेशन के अंदर गई तो बहुत से सिपाही उसको देख सलूट मारने लगे। सर सर कहने लगे। वह मुझे अपने ऑफिस में ले गया, सारा बयान लिखवाया गया। फिर मुझसे कहने लगा कि अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मैंने कहा कि तुम अपने बाप के खिलाफ कैसे चल सकते हो। वह कहने लगा कि वह मेरा सगा बाप नहीं है, मेरी माँ से उसने ज़बरदस्ती शादी की थी। मेरे सगे बाप से मेरी माँ को ज़बरदस्ती तलाक दिलवाकर उसने मेरी माँ से शादी कर लिया था। क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। ये आदमी खूबसूरत औरतों को देखकर पागल सा हो जाता है। मैं पहले से ही ऐसी किसी मौके की तलाश में था, बस उसके एक FIR के लिए इंतज़ार कर रहा था। बस वह आप हो गई हो और ये मेरे लिए इतना बहुत है। कमरे का राज भी खुल चुका है। मैं आज़ाद थी, इस वक्त अपने बाप के घर पर मौजूद थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, खुद को हालात के हिस्से नहीं किया था। अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश में वह सब किया जो मुझसे हो सका। इसलिए भगवान ने मेरी हर कदम पर हिफाजत की थी। मेरी वजह से आज एक रस्म टूटी थी। जब किसी लड़की के कैरेक्टर पर कोई आँच नहीं आएगी। मैं इस बात से बहुत खुश थी। मेरे पापा मुझ पर बहुत फख्र करने लगे थे। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।